So, hello viewers, and welcome to another episode of The Big Leap. Today, we have a very interesting guest with us. We have with us Mr. Pradeep Kumar Jain from PMPK Ranchi. Mr. Jain needs no introduction at all, but I will give a little bit of history about Jain Sahab. 1964 is the year when Mr. Jain's father, Shri Puranman Jain, started this financial distribution setup, talking about post office, insurance, and fixed deposits at that point of time. Then everybody knows what Pradeep ji had done with the business when he joined. So he's the second generation who has moved PMPK to a name which is known in the industry. All my distribution viewers will understand when I talk about the scale of operations which he runs, because he is now with his team managing more than 2,000 families in Ranchi and across the world. एंड ये कहना आसान है कि 2000 फैमिलीज है, इट्स जस्ट 2000 फैमिलीज, बट द लेवल ऑफ एसोसिएशन व्हिच इज नाउ इनटू डेकेड्स एंड जनरेशंस is a very interesting story about PMPK. So I would urge everybody to visit his website and learn about the history. And what is more interesting is now with Mr. Jain, with Pradeep ji, now Devesh Jain, the third generation, Pradeep ji's son is who's a CFP, is now joined into the business and has been managing the business for the last 4-5 years. So Pradeep ji, thank you so much for taking out time. बहुत बहुत आभार कि आपने आप ज्वाइन किया, being a part of Big Leap. Like I ask everybody else, please start with your starting journey about in mutual funds. थैंक यू सो मच मनीष साहब। मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई इंडस्ट्री लगाऊंगा। लेकिन जब मैं करीबन 50 या 60 इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला और उनकी लाइफ के चैलेंजेस को देखा, तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी कितने रिलैक्स रहते हैं, सभी जगह उनका मान सम्मान इज वाइडली कनेक्टेड इन द सोसाइटी, तो क्यों नहीं मैं वही काम करूं जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है, पैसा है और मेरे लिए स्टार्ट करना भी आसान है। और मैं दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ की तरह जो है कर्जों में डूब करके, स्ट्रेस में रह करके और रांची में जो सीसीएल है, एचईसी है, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बना करके मैं अपनी जिंदगी को जो है तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि काम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे ही ज्वाइन करना चाहूंगा। एंड ही वेलकम्ड मी। एंड सर, फर्क इतना ही था कि उस जमाने में कोई एमबीए और इंजीनियर पोस्टल सेविंग्स नहीं बेच रहा था, कोई इंश्योरेंस नहीं बेच रहा था। तो जिस वेवलेंथ में और जिस कॉन्फिडेंस से मैं लोगों से बात करता था, और खास करके जो क्रीमी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो आर्किटेक्ट्स थे, लॉयर्स थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, या और जो दूसरे लोग जो हायर अप थे, आईएएस, आईपीएस वगैरह वगैरह, मैं उनके बीच बहुत आसानी से पॉपुलर हो गया। और जब मुझे वहां पर मान सम्मान मिलने लगा, तो फिर मैं मलिक साहब टिक गया धंधे के अंदर में, और मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे अच्छा धंधा है। इस सब जानते हैं कि आप टिके नहीं, आप जम गए हैं। So and I know so many people जो आपसे बात करते हैं to how to grow their business, how to take it to the next generation, how to do that. But मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वो कैसे आप पैसा जनरेशन वाइज मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आपके फादर बिजनेस में थे, देन क्लाइंट्स शुरुआत वाज नॉट एन इशू फॉर यू, राइट? बट उनको एंगेज रखना 10-20 साल तक, और फिर जनरेशन पे, उसका आप थोड़ा सा कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए मलिक साहब, ये बिजनेस जो भी है, ये नॉलेज पर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पर भी नहीं है, ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्किल्स के ऊपर में भी नहीं है। ये बिजनेस जो है ज्यादा करके 60-65% इस बिजनेस का पार्ट जो है वो रिलेशंस है, और 35% हम बोल सकते हैं कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स है, इसके बारे में है। तो रिलेशनशिप हमारे पास पहले से थे, हमें हर घर में बहुत ही वार्म वेलकम मिलता था, सबसे मिलना मुझे भी अच्छा लगने लगा, और मैं बहुत आसानी से जो मल्टी जनरेशनल रिलेशनशिप्स है, क्योंकि मेरे फादर के जो रिलेशनशिप थे, जब मैं उनसे मिलने लगा तो उन्हें अच्छा लगा कि एक यंग बंदा आ गया है अब उनसे बात करने के लिए। मुझसे बात करके उन्हें नए नए आइडियाज मिलते थे, क्योंकि मैं सोसाइटी के सभी सेगमेंट में घूमता था, तो उन्हें अच्छा लगता था। और मेरे एज ग्रुप के जो लोग थे, सर्टनली वो फ्यूचर के डिसीजन टेकर वही थे, मैं उनके साथ बहुत आसानी से जेल कर रहा था। और उस जमाने में चूंकि मैं डोर टू डोर जाता था, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी मेरे यहाँ क्लाइंट के यहाँ होता था, दोपहर का लंच भी क्लाइंट के यहाँ होता था, और मोस्टली डिनर भी क्लाइंट के यहाँ होता था, तो एक एक घर के अंदर में किचन तक मेरी पहुंच थी।
और लोग क्योंकि अपने पैसे को जब लोग ट्रस्ट में देते हैं तो वो आपके परिवार के साथ में मैं बहुत आसानी से क्लोज हो जाता था और लोग अपने सारी फाइनेंशियल चीजें, चाहे उस समय फीमेल्स थे, चाहे मेल्स थे, चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, बहुत आसानी से मुझसे बात करते थे, बहुत मान सम्मान के साथ बैठाते थे और मुझे भी अच्छा लगता था, उन्हें भी अच्छा लगता था। तो चूंकि रिलेशनशिप मेंटेन था, ट्रस्ट मेंटेन था, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली जो है बहुत आसानी से हो रहा था और रेफरेंसेस भी बहुत आसानी से आ रहे थे और लोगों को मुझसे मिलना भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे एजुकेटेड लोगों को इस बिजनेस के अंदर में पहले कभी नहीं देखा था। lovely। तो आपने कुछ मेंशन किया आपके आंसर में, मैं उसी से संदर्भ में आपसे पूछना चाहता था कि आपने देखा है कि इतने जब फैमिलीज देखते हैं तो वो रेफरल से ही आते हैं, राइट? जी, आप किसी को क्या एडवाइस करेंगे कि रेफरल कैसे लेना है या एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि नए क्लाइंट्स मिले? आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो किसी भी एडवाइजर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जानना चाहिए। रेफरेंस एंड रेफरेंस हमारे बिजनेस का कोर होता है और इसे लेने का हमारा एक आर्ट भी होता है और एक साइंस भी होता है और जब तक हम इस आर्ट और साइंस को ठीक से नहीं समझेंगे हमें रेफरेंस मिलेंगे नहीं। जैसे लास्ट जो है मैंने एक नए क्लाइंट के पास में जो रेफरेंस से ही हमारे पास आया था, वहां पे मैंने अपने एम्प्लॉय को भेजा था कि जाकर के काम करके आओ। जब एम्प्लॉय ने वहां पे अपने काम को कंक्लूड किया तो मेरे एम्प्लॉय ने फोन किया कि सर मैंने इनका काम को कंक्लूड कर लिया है, आप एक बार इनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात की, मैंने कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन, कैसा लगा आपको जो भी डिलीवरेशंस दिए गए और जिसकी जो भी आपको प्रोसेस के अंतर्गत जो है आपके सारे गोल वगैरह को समझते हुए जो आपके नीड्स के हिसाब से जो प्लानिंग की गई है उनके बारे में आपका क्या रिमार्क्स है। तो मेरे 7-8 जो क्वेश्चन थे सभी पे उन्होंने 5 स्टार तरीके का रेटिंग मुझे दिया। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जब कोई अच्छा सिनेमा देखते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों का कहते हैं ना मूवी इज फैंटास्टिक, है ना? जाकर के देख लो। तो मैं एब्सोल्युटली। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जब मेरे बंदे ने आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, सारी चीज़ों से आप सैटिस्फाइड है, तो कम से कम आपके जो 4 क्लोज़ेस्ट फ्रेंड हैं, उनको आप अभी फ़ोन कीजिए और इनके पास भेजिए इनको। आपको अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा। हमारा कमिटमेंट है कि हम किसी भी तरीके से कोई बिज़नेस उनको पुश नहीं करेंगे। आपको भी किसी भी तरीके से पुश नहीं किया गया है। आपको हेल्प किया गया है सही चीज़ों को बाय करने का और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ में और आप उसी तरीके से हम लोग किसी तरीके का पुश भी नहीं करेंगे। एंड ही गेव रेफरेंस ऑफ हिज वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड के वहां जाकर के काम करो, फोन भी कर दिया और अप्रिशिएट भी कर दिया। तो इमीडिएटली उसी दिन जो है सेकेंड लीड भी जनरेट हो गया। तो दिस इज एन आर्ट, हमें राइट। मांगना पड़ता है। और फिर दूसरा है कि मांगने के पहले यदि हम नहीं मांग पा रहे हैं तो दूसरा जो है इसका साइंस ये है, यू हैव टू शो अप इन द सोसाइटी। काम करना है लोगों के बीच में, तो लोगों को आपको ऑब्जर्व करने का मौका होना चाहिए। तो लोग आपके घर में आके तो आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो वो ऑब्जर्व कहाँ करेंगे? तो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी शायद आपको ऑब्जर्व करें। तो श्योर। हम लोग जो है सोशल सोशल मीडिया के साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव है। मैं स्टेट लेवल बॉडी जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, उसमें करीबन 17 से 18 साल तक डायरेक्टर रहा हूँ। सेक्रेटरी जनरल का काम किया है, 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट का काम किया है वहां पर। तो मैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी के साथ में उनके सारे मेंबर जो भी है 3000-4000 मेंबर्स, मैं उनके बीच में नोन पर्सन हूँ। तो उन्होंने मुझे काम करते हुए, बात करते हुए देखा है। सिमिलरली देवेश है, वो जूनियर चैम्बर के अंदर में बहुत एक्टिव है, वो बीएनआई में बहुत एक्टिव है। मैं पूरे भारतीय जैन संगठन के लिए पूरे झारखंड के अंदर में काम कर रहा हूँ। तो लगभग जो है 5000 लोग मुझे वहाँ काम करते हुए देख रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी को जानते हैं, मेरे बारे में इंक्वायरी करते हैं, कौन है, क्या करता है, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी में 4000 स्कूल चलते हैं, एकल विद्यालय चलते हैं। मैं एज उपाध्यक्ष वहाँ पर जो है उसको ओवरव्यू करता हूँ। तो उसके जितने भी डोनर्स हैं मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो लाइकवाइज लायंस क्लब है हमारा जहाँ 400 मेंबर हैं, मैं वहाँ पर एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ। तो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काफी लोग मुझे जानते हैं और मुझे ये अफसोस रहता है हमेशा अमित सर कि मैं यदि 10,000 फैमिली को जानता हूँ तो हार्डली 2,000 फैमिली के लिए काम कर पा रहा हूँ और कितनी आसानी से मैं सब जगह पेनिट्रेट कर सकता हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं नोन हूँ। अप्रोच करने की देरी होती, काम होने की संभावना है।
कैपेसिटी नहीं है काम करने की। तो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अप। आपको दिखना चाहिए, और आपके टैलेंट आप ही के फील्ड में नहीं, आपके टैलेंट टैलेंट जो दूसरे फील्ड में है, उसके माध्यम से यदि आप सोशली एक्सपोज होते हैं, तो पीपल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू यू। और एक बार फेथ हो गया, रैपो हो गया, यू एज ए पर्सन इज एक्सेप्टेड। फिर आप जो भी काम करते हैं, मैं यदि कुछ भी बेच रहा होता, वो बिकता, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी एक्सेप्टेड हो गई है। आई एम सोल्ड फर्स्ट, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है वो सेल होता है सर। तो Lovely. रेफरल का तो यही तरीका है, रेफरल का यही तरीका है सर। So that gives me an idea that जो मेरा यूजुअली सबके लिए सबको मैं पूछता हूँ कि लास्ट में क्या एडवाइस पूछना है फॉर बडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं वो क्वेश्चन आज थोड़ा रिफ्रेश करूंगा, बट दैट इज एट द लेटर हाफ। बट मैं ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप इतने सालों से जनरेशन में पैसा मैनेज करते हैं, आप कैसे देखते हैं लोगों का पैसे के प्रति, वेल्थ के प्रति उनका बिहेवियर चेंज होते हुए, उनका एसेट एलोकेशन चेंज होते हुए, वो आपके इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी, आज से 30 साल पहले लोग सेविंग्स करते थे फॉर रेनी डेज। धीरे 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 उनको ये समझ में आया कि एक्टिव इनकम के साथ साथ ये पैसिव इनकम जो है, उनके वेल्थ क्रिएशन का भी रास्ता बन सकता है। तो लोगों ने वेल्थ क्रिएशन करने के लिए पैसा को मैंने जमा करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, सेव करना शुरू किया। अब जो चेंज देख रहा हूं मैं, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, लोग पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। लोग जो है अपने बिजनेसेस से या जॉब से जहां से भी है, वहां सीरियसली पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कॉर्पस को बना रहे हैं, पैसिव इनकम को बना रहे हैं। और वो इनकम जो है, जो पहले मल्टी जनरेशनल सोच होती थी कि हम अपने मल्टी जनरेशनल सेविंग्स करेंगे, अब ये रहता है कि हम कंज्यूम भी करेंगे। तो आज जब हम लोग बात करते हैं कस्टमर से, तो हम सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं करते हैं, हम रेनी डेज के लिए सेविंग की बात नहीं करते हैं, हम हैप्पी डेज में जो खर्च करना है, हम उसके लिए भी पैसा को आज के दिन तो जो है इकट्ठा करने की बात करते हैं कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम रहेगा। चाहे ये पैसा को इकट्ठा करके हम इस तरीके से इसको एंजॉय करेंगे, और अपने जनरेशन में ही इसको खर्च करने वाले हैं। हम इसके लिए भी आज के दिन बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन यदि मैं किसी यूथ को बोलूं कि भाई एक बड़ी गाड़ी के लिए, एक ऑडी के लिए, एक मर्सिडीज के लिए तुमको 50 लाख इकट्ठा करना है, या 12 लाख वाली मोटरसाइकिल के लिए तुमको पैसा इकट्ठा करना है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टेड होता है और आसानी से वो पैसा करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एज ऑन डेट मल्टी जनरेशनल थिंकिंग नहीं है। लेकिन उसके प्रीवियस जनरेशन में जो है, वो थिंकिंग थी कि मुझे अपने बच्चे के लिए भी करना है, स्टेबिलिटी के लिए भी करना है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कम पैसे का समय देखा हुआ है। उनके फादर शायद थोड़े डिप्राइव थे, वो थोड़े कम डिप्राइव थे, लेकिन नया जनरेशन जो है, वो तो हैप्पी हैप्पी जनरेशन है, उसको अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे बहुत कॉन्फिडेंट है। Lovely. So I'll introduce my colleague Rajesh here. Rajesh is the relationship manager, our branch head in Patna, who takes care of Pradeep ji's relationships. So Rajesh, if you could just put in a few words about your experience managing PMPK relationship, interacting with Pradeep sir, with Devesh and the whole team at PMPK. तो पिछले 12-13 सालों में प्रदीप सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमेशा से ही प्रदीप सर का फोकस अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करने में रहता है। इन्वेस्टमेंट के पहले हमेशा प्रदीप सर अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट विदाउट गोल इज लाइक प्लेइंग अ फुटबॉल विदाउट अ गोल पोस्ट। इसके अलावा प्रदीप सर हमेशा अपने क्लाइंट को विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाते रहते हैं। साथ ही साथ वो विभिन्न सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए विभिन्न टॉपिक्स पर भी लाइव डिस्कशन करते रहते हैं, जैसे कि धन का मनोविज्ञान, अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैं प्रॉफिट बुक करूं या नहीं, इन सारे टॉपिक्स पे वो सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और क्लाइंट्स को एजुकेट करते रहते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली लिटरेसी के अलावा भी प्रदीप सर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कुछ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाके आदिवासी के जीवन उत्थान, उनके लिए लिटरेसी, वो अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाए, इन सबों पर भी सर का बहुत सारा कार्य हमेशा होता रहता है। प्रदीप सर को पढ़ने का भी काफी ज्यादा शौक है, वो हमेशा पढ़ते हैं और लोगों को पढ़ाते भी रहते हैं। थैंक यू सर। Thank you, Rajesh. So
प्रदीप सर, वी कैन कीप ऑन गोइंग एंड देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट मैं दो चीजों के ऊपर आपके एडवाइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए पूछूंगा, एंड माय क्वेश्चन इज ऑन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज कोविड के समय से जैसे हम गुजरे 2020 और अभी 21 में भी चल रहा है, हाउ हैव यू सीन द बिजनेस चेंजिंग एंड व्हाट वुड बी योर एडवाइस बी? एंड द सेकंड पार्ट इज विच इज वेरी पर्टिनेंट, जब मैंने कहा था इंटरव्यू में शुरू में कि मेरे को कुछ अलग आपके बोलने में मेरे को एक अलग थॉट आया है कि ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को स्केल के हिसाब से टॉप के 5-6 शहरों में ही सोच सकते हैं. लाइक जब लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं तो उनको लगता है शहर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट आपने सिद्ध किया है कि सिर्फ टॉप 5 शहरों में नहीं, ग्रोथ कहीं पे भी हो सकता है अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो इन दो चीजों पे अलग अलग आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, सबसे पहले आपने पूछा कोविड के समय में, अब 2021 यानी इस साल जो है, हम लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। भाई साहब, कोविड जो है वरदान बन करके आया। हम लोगों के अंदर में एक मिथ था, हमारी ऑफिस ये मानती थी कि हम लोगों को क्लाइंट फेसिंग रहना है और क्लाइंट को टेक्नोलॉजी के साथ में कम एक्सपोज करना है, और ऐसा में हम लोग जो है क्लाइंट से ज्यादा कनेक्ट में रहेंगे और क्लाइंट को हम काम करते हुए नजर आएंगे, कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करते हुए, पहुंचाते हुए और उनसे मिलते हुए हम लोग नजर आएंगे, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि हम उनके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड सिचुएशन था तो ये काम हम लोग कर नहीं सकते थे और वर्क फ्रॉम होम करना था। और हम लोगों ने जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मार्च महीने में ही अपने सारे एम्प्लॉइज को हम लोगों ने टैब दे दिया, लैपटॉप दे दिया या दूसरे इंस्ट्रूमेंट दे दिए जिस पर हम लोग काम कर सकते थे। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये समय जो भी है टफ है, लेकिन हम लोग एडवर्सिटीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट सारे के सारे खाली बैठे हैं और ऐसा गोल्डन पीरियड मिलेगा नहीं उनसे इंटरेक्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा हर एक स्टाफ रोज का कम से कम 50 क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन करेगा, फोन कॉल पर इंटरेक्शन करेगा। हम लोगों ने सारे लोगों को, सारे क्लाइंट को ऑनलाइन बनाने का, प्लेटफॉर्म से जुड़ने का जो है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया और इसके अंदर में चैलेंजेस भी आए, कुछ कुछ बैंक से ट्रांजेक्शन करना होता था ऑनलाइन कराने के लिए। तो मेरे पास चूंकि पास बना हुआ था तो मैं दिन के समय जो है बैंक जा करके, उस बैंक में, हर एक बैंक में कोई ना कोई क्लाइंट है, उनके माध्यम से ऑनलाइन में जो भी बैंकिंग की सुविधा चाहिए होती थी उस सुविधा को उपलब्ध कराता था मैं। और हम लोगों ने लगभग 3000 लोगों को उस समय ऑनलाइन में इनेबल किया, यानी हमारा 50% जो हमारे क्लाइंट्स है वो अब ऑनलाइन में इनेबल्ड हो गए हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन में उनको कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि साहब इसको टेस्ट करना है, 5,000, 10,000, 20,000 कहीं से भी जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो बाजार काफी गिरा हुआ था उस समय, तो कोई भी आदमी 5,000, 10,000 नहीं करके 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रेशर में, हमारे कहने पर कर रहा था। तो हमारा वो भी ट्रांजेक्शन भी जो है हम लोग 30 से 40 ट्रांजेक्शन हर रोज आराम से कर पा रहे थे और बाजार भी काफी फेवरेबल था, काफी, क्योंकि गिरा हुआ था। और दूसरी तरफ जो है हमारे क्लाइंट फ्री थे, तो हम लोग जूम पर हर रोज 2 बार अपने क्लाइंट्स के साथ में आते थे। हमारे को ये मिथ होता था कि हम एक साथ 50, 60, 70 क्लाइंट के साथ में बात करेंगे तो सब क्लाइंट एक दूसरे को देखेंगे, पता नहीं कोई डिससेटिस्फाइड क्लाइंट जो है कोई नेगेटिव रिमार्क दे देगा तो उसका खराब असर होगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि अच्छा ये भी इनके क्लाइंट है, ये भी इनके क्लाइंट है, तो वो और हमारे प्रति पॉजिटिव हो गए और उनके जितने भी सवाल होते थे हम बहुत ऑनेस्टली सही जवाब उनको देते थे। तो सभी का अफर्मेशन, लॉयल्टी और हमारे प्रति ट्रस्ट जो है और बेहतर हो गया। और लोगों को जब नजर आया कि एक साथ 60-70 क्लाइंट को डील कर रहा है तो कहीं कोई माथे पे सिकन भी नहीं है, तो हमारा एडवाइजर बहुत कैपेबल और कॉम्पिटेंट है और किसी भी तरीके के ओपन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तैयार है। तो वो जूम के माध्यम से जो बातें होती थी तो उसी समय हमें ये भी समझ में आ जाता था कि हम आराम से जो है एक साथ जो है बल्क सेलिंग कर सकते हैं। तो उस समय हम जब कोई कॉन्सेप्ट को बताते थे तो जो इंटरेस्टेड लोग आते थे तो 5-10 सेल जो है एक जूम का सेशन जो कि होता था 40 मिनट के लिए लेकिन चलता था 1.5 घंटे तक, तो 5-10 क्लाइंट या इन्वेस्टमेंट वहां पर तुरंत जनरेट हो जाता था। तो कोविड से ही हमको समझ में आया कि हम घर बैठे 1 to many सेल कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये हुआ कि जो क्लाइंट की जो क्वेरीज आ रही थी
और जिसके लिए एक्सप्लेनेशन देने में हमारे ऑफिस के स्टाफ को दिक्कत होती थी। तो जूम पर जो हम स्क्रीन शेयर करके आराम से जो है डिस्प्ले दे सकते हैं। क्लाइंट अपने घर में बैठा हुआ है, हम उससे टाइम फिक्स करके अपना स्क्रीन शेयरिंग करके उसके पोर्टफोलियो को इलस्ट्रेट करके उसके क्वेश्चन से रिलेटेड स्लाइड को वहां पर इलस्ट्रेट करके बहुत आसानी से कम मेहनत में डिस्टेंट क्लाइंट हो चाहे लोकल क्लाइंट हो, सभी के साथ में ऐसा इंटरेक्शन कर पा रहे थे जैसे कि हम आमने सामने बैठे हैं। हमारा कॉस्ट बहुत कम, क्लाइंट का एफर्ट बहुत कम, क्लाइंट को मेरे यहाँ नहीं आना है, हमें उनके यहाँ नहीं जाना है, और बैठे बैठे जो है ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि मेरे सिस्टम पर सारा इंफॉर्मेशन है और मैं यदि क्लाइंट के पास जाता हूँ तो शायद मैं उतना इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करता हूँ, तो वो चीज भी जो है 1-to-1 सेलिंग ऑन जूम, ये भी बहुत आसानी से हम लोग करने लग गए। तो कोविड वाज अ फैंटास्टिक पीरियड, वी लर्नड अ लॉट, और ये हमारे साथ जिंदगी भर जो है हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब बात आई आपकी, जो आपका सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक अलग अलग करना चाहिए था। 2021 का स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल है साहब, हमारी स्ट्रेटजी हमेशा एसआईपी के माध्यम से क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने की होती है। यदि आप एसआईपी है तो छोटे से अमाउंट के साथ में आप कनेक्टेड हो जाते हैं, और आप कनेक्टेड हो गए तो टाइम टू टाइम जो उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो को बिल्ड करते चले जाते हैं। तो हम एसआईपी के माध्यम से ही 2021 के अंदर में अपने बिजनेस को ग्रो करने के प्रपोजल रखते हैं, और इसी तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो हो भी रहा है। फिर बात आती है कि बिजनेस जो है हम लोग स्टेबल कैसे रखते हैं साहब। तो बिजनेस हम लोग स्टेबल रखने के लिए, जो राजेश जी ने कहा कि क्लाइंट को एजुकेट करना, ये हम लोग एवरीडे बेसिस पर एजुकेट करते हैं अपने क्लाइंट को। हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और एजुकेशन के डायरेक्शन पर ही होते हैं। इसलिए हमारा कोई भी क्लाइंट जो कि लगातार मेरे मैसेजेस को पढ़ रहा होता है वो अनस्टेबल नहीं होता है। तो जितनी भी चीजें आवश्यक है एक ऑनेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्लान करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, और क्लाइंट के हित में काम करने के लिए, वो सारे तरीके हम लोग अपनी ऑफिस में लगाते हैं। एंड हम लोग लोगों को राइट प्रोडक्ट बाई करने में हेल्प करते हैं। हम कभी भी कोई प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को पुश नहीं करते हैं। तो यही स्ट्रेटजी जो हम लोग आज तक करते आए हैं, यही वैल्यू सिस्टम जो हम लोग रिटेन कर रहे हैं, यही वैल्यू सिस्टम हमारा 2021 का भी कोर में रहेगा। और अब आगे क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं और भी जवाब दूंगा। नहीं, आई थिंक दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। आई थिंक मेरे लिए सार इसका है, इस इंटरव्यू का ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो शहर और शहर का एयूएम या वो डजंट मैटर। आप दिखेंगे तभी आपको लोग पहचानेंगे, जब आप दिखेंगे नहीं, आप ऑफिस में बैठ के आपको कोई नहीं देख सकता। जब व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल देन ओनली पीपल विल नो एंड पीपल विल बाय यू, नॉट द प्रोडक्ट। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देना भूल गया था। लेकिन शहर एकदम मैटर नहीं करता। मैं समझता हूँ कि छोटा शहर एडवांटेजियस है, यहाँ लोग एक दूसरे को ज्यादा आसानी से जानते हैं। यदि आपके अंदर में थोड़ा भी टैलेंट है तो आप ज्यादा आसानी से लोगों को दिखाई देने लग जाते हैं। बड़े शहर में एक पॉकेट में बड़ा पैसा होता है, ये बात मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मधुमक्खी जो है, जो अपने छत्ते में इतना सारा शहद इकट्ठा करती है, तो उसे क्या चाहिए होता है? बहुत सारे फूल। तो छोटे शहर में भी हमको जितना रिक्वायरमेंट है, रांची की यदि आबादी 12 लाख की है, तो हम तो आज सिर्फ 2,000 परिवार तक पहुंच पाए हैं। तो समझिए कितना काम रांची में और हो सकता है। 25,000 50,000 परिवार तक तो हम जा सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि मधुमक्खी के पास जैसे बहुत सारे जो है मधुमक्खियां होती है, शहर में आपको एम्प्लॉय चीपर मिलते हैं। आप ज्यादा लोगों को हायर कीजिए, अपने काम को ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट कीजिए। आप सिर्फ जो कोर एक्टिविटी आपकी है उस पर फोकस कीजिए, और बाकी सब यदि आप छोड़ दीजिएगा अपने सिस्टम के ऊपर में, तो नंबर ऑफ पीपल जो रिक्वायर्ड है किसी भी जगह पर, छोटे से छोटे गांव के अंदर में भी मैं समझता हूँ 500 फैमिली तो आराम से आपको काम करने के लिए मिलती है, और वो नंबर खराब नहीं होता है। तो किसी भी जगह से म्यूचुअल फंड का काम को आसानी से किया जा सकता है। और अब टेक्नोलॉजी एंड कोविड ने तो पूरी दुनिया खोल दी है। मुझे तो हर रोज अफसोस होता है कि इतने लोग हैं जिनको मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूँ। लवली, कहीं कहीं भी कमी नहीं है। राइट। So thank you Pradeep ji,
Thank you for being so generous with your thoughts and with your time. I think a lot of people will learn a lot of things from this interview. But we wish you, Devesh, and PMPK team all the very best. We have benefited a lot with this association, and we wish you all the best for the future. And thank you, viewers, for watching another very exciting episode of the Big Leap from Mirae Asset. So thank you, everyone. Thank you, Pradeep ji. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.